तो हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है आदित्य पांडे और मैं पढ़ता हूँ ट्रिपल आईटी श्री सिटी में कंप्यूटर साइंस ब्रांच में। और आज के लेक्चर में हम रेडॉक्स रिएक्शन का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत ही इजी सा, बहुत ही आसान सा ये छोटा सा चैप्टर है रेडॉक्स रिएक्शन। और इसमें आपको खाली दो तीन मेन चीजें याद करनी है। पहला है ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर और इसके कैलकुलेशन बेसिकली हम कैसे करते हैं। फिर आपके आ जाते हैं जो रिएक्शंस हैं, आपके दो रिएक्शंस थे, वो रिएक्शंस भी हम देखेंगे। तो ये दोनों जो चीजें हैं ये सबसे ज्यादा मेन है हमारे इस रेडॉक्स रिएक्शन के चैप्टर में, ठीक है। और अगर हम एक बार कवर अप करें, ब्रश अप करने के लिए ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करना है, तो यहीं पर स्लाइड से मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, Fe2O3। अब मान लो इसमें हमें कैलकुलेट करना है Fe का ऑक्सीडेशन नंबर। तो कैसे करोगे? जिसका कैलकुलेट करना है वो मान लो X, और कितने एटम्स हैं? 2 एटम्स हैं Fe के ना, तो 2 × X कर लो, प्लस ऑक्सीजन का, जब वो ओ ऑक्सीजन का हमेशा 2- होता है, तो कितने 2- और कितने हैं? वो 3 है। और हमेशा एक कंपाउंड का जो टोटल वो होता है ऑक्सीडेशन नंबर, वो होता है 0। तो 2 × X - 6 होता है 0। सो 2 × X होता है 6, यानी कि X का वैल्यू आ जाता है +3, ठीक है। तो यहां पर इस क्वेश्चन में आपका Fe का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो है +3, ठीक है। दो तीन चीजें जो आपको हमेशा याद रखनी है, एक तो ऑक्सीजन दिखे तो -2 डाल दो। हाइड्रोजन में 1 होता है जनरली, लेकिन अगर हम कोई मेटालिक हाइड्राइड ले लें, यानी कि हमारा जैसे NaH है, तो इस केस में हमारा हाइड्रोजन -1 दिखाता है ऑक्सीडेशन नंबर अपना। फ्लोरीन का हमेशा -1 रहता है, ठीक है। दूसरी चीज, अगर वो अपने एटॉमिक फॉर्म में हो, यानी कि अगर हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में हो, कॉपर Cu के फॉर्म में हो, ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में हो, तब इस केस में हमारा जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो होता है 0, जब ये अपने एलिमेंटल स्टेट में हो, ठीक है। तो जब भी अपने एलिमेंटल स्टेट में होंगे तो इनको हमेशा आप इनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 लीजिएगा। एक और बात कर लेते हैं यहाँ पर बहुत जल्दी, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के बारे में। तो अब मैं जो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का आपको पर्सपेक्टिव बताऊंगा, वो मैं बताऊंगा आपको ऑक्सीडेशन नंबर के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन से अगर हम स्टार्ट करें, ऑक्सीडेशन तब होगा जब हमारा जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़े। मान लो ये हमारा नंबर लाइन है, पहले +1 था, अब ये क्या होगा? +3 हो रहा है। तो अगर ये पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ रहा है तो ये ऑक्सीडेशन हम कहला देते हैं, ठीक है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर का जो चेंज है पॉजिटिव डायरेक्शन में, ऑक्सीडेशन है उसका उल्टा, यानी कि अगर वो जो चेंज है वो नेगेटिव डायरेक्शन में होता है, तो वो हो जाता है हमारा रिडक्शन। बहुत ही सिंपल सी बात है, नेगेटिव साइड में अगर वो जा रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में उसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, रिडक्शन है। पॉजिटिव साइड में उसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, तो वो क्या है? ऑक्सीडेशन है, ठीक है। इन्हीं बेसिक बेसिक बातों को थोड़ा सा दिमाग में रखते हुए अब हम सॉल्व करते हैं हमारे एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस, ठीक है। तो एग्जाम्पलर के क्वेश्चन में हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। अब रेडॉक्स रिएक्शन क्या है? रेडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शंस हैं जिसमें साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। साइमल्टेनियसली मतलब एक ही रिएक्शन में आप ऑक्सीडेशन भी देख रहे हो और रिडक्शन भी देख रहे हो, ठीक है। एग्जांपल से समझते हैं। पहला इक्वेशन हम मान लेते हैं। तो पहला इक्वेशन क्या है? CuO प्लस H2 गिव्स राइज टू Cu प्लस H2O, है ना। अब यहां पर तुम देखो, मैंने बोला था एलिमेंटल स्टेट में है तो 0 होता है, यानी कि हाइड्रोजन और कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर तो 0 है। CuO में कॉपर का क्या है? तो CuO, कॉपर का मान लो X है, ऑक्सीजन का -2 होता है और टोटल कंपाउंड का 0, तो X कितना है? +2 है। तो कॉपर +2 है, ऑक्सीजन -2 है, ठीक है। और दूसरा, अब वाटर में ले लो तो, और हाइड्रोजन में आ रहा है +1 और इसका ऑब्वियसली आपका दिखेगा क्या? -2। अब यहां देखो, कॉपर +2 से 0 की तरफ गया है,
यानी कि क्या हो रहा है यहाँ पर, वो नेगेटिव साइड में कम हो रहा है, तो यहाँ पर कॉपर रिडक्शन हुआ है, कॉपर रिड्यूस हो गया है, ठीक है। और अगर आप देखो हाइड्रोजन जीरो से किधर से की चला गया, +1 तक चला गया, राइट। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। सिंपल सी बात है। कॉपर का रिडक्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि कॉपर +2 से 0 गया है, वो नेगेटिव साइड में वो बढ़ा है। और हाइड्रोजन में ऑक्सीडेशन क्यों हो रहा है, वो 0 से +1 है, तो वो पॉजिटिव साइड में बढ़ा है, इसीलिए उसका ऑक्सीडेशन है। अब इसी एक रिएक्शन में आप देख सकते हो एक एलिमेंट रेड्यूस हुआ है और एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज हुआ है, राइट। तो ये रिएक्शन एक रेडॉक्स रिएक्शन है, यानी कि हमारा ऑप्शन 1 जो है वो एक रेडॉक्स रिएक्शन है। इसी तरह अगर आप ऑप्शन 2 देखोगे तो ये भी एक तरह से एक रेडॉक्स रिएक्शन ही होगा, ठीक है। अगर मैं आपको दिखा दूं, Fe2O3 है +3CO है, इस 2Fe +3CO2। अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आ गया है तो ये फिर डायरेक्ट इजी क्वेश्चंस हैं, ऑल राइट। तो यहां पर हम मान लेते हैं, ये तो मैंने अभी निकाला था, ये इसको डायरेक्ट कर देते हैं, X आ रहा है +3। तो यहाँ पर आयरन +3 है, ऑक्सीजन -2 है, कार्बन +2 है, -2 है, Fe एलिमेंटल स्टेट में 0 है, और कार्बन डाइऑक्साइड ये देखो ये अब +4 में आता है, -2 हो रहा है। अब अगर हम देखें तो देखो Fe +3 से 0 हो रहा है, राइट। तो Fe मतलब क्या हो गया, Fe रिड्यूस हो गया। उसी तरह कार्बन +2 से +4 हो रहा है, यानी कि कार्बन क्या हो गया, कार्बन ऑक्सीडाइज हो गया, सिंपल। तो मतलब देखो रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, तो ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है। क्वेश्चन में ध्यान रखने वाली जो बात है वो है कि क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 जो है वो अगर आप देखें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, ये देखो क्लोरीन सल्फेट की जगह चला गया और सल्फेट क्लोरीन की जगह आ गया है, राइट। अगर मैं रिएक्शन लिख के आपको दिखाऊं, BaCl2 प्लस H2SO4 देता है मेरे को BaSO4 प्लस HCl। तो यहां देखो बेरियम के साथ क्लोरीन था और यहां सल्फेट आ गया, और हाइड्रोजन के साथ यहां सल्फेट था और यहां क्लोरीन आ गया, तो ये इन दोनों ने एक दूसरे को डिस्प्लेस कर दिया। जनरली ऐसे रिएक्शंस रिडॉक्स नहीं होते हैं, दीज आर नॉट रेडॉक्स वाले रिएक्शंस। तो ऐसे रिएक्शंस जनरली जो हमारे डबल डिस्प्लेसमेंट के होते हैं वो रेडॉक्स नहीं होते हैं, इसीलिए हमारे पहले वाले का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 है, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। द मोर पॉजिटिव द वैल्यू ऑफ E-। अब E- एक टर्म है जो हम आगे जाके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखेंगे। अभी के लिए इतना याद रखो कि ये बता सकता है कि वो हमारा जो एलिमेंट है वो या तो ऑक्सीडाइज होगा या तो रिड्यूस होगा, ठीक है। कैसे होगा, ठीक है। अभी जैसे ये देखो यहां बोला है Fe+3 Fe+2 इज इक्वल टू +0.77। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है एक रिएक्शन हो रहा है जहां Fe+3 क्या बन रहा है, Fe+2 बन रहा है। Fe+2 बन रहा है, कैसे बनेगा, मतलब वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, है ना। अब ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर इसका नेगेटिव साइड में हो रहा है, तो यहां पर ये रेड्यूस हो रहा है। अब रेड्यूस होने के लिए इसका जो है वो वैल्यू +0.77 है। मेन ध्यान आपको किस में रखना है, मेन ध्यान इसमें रखिए कि इसमें प्लस साइन लगा हुआ है। प्लस साइन ये बोलता है कि ये अग्री करता है रिडक्शन के लिए, ठीक है, ऐसे याद रखो। प्लस साइन मतलब ये खुशी खुशी रेड्यूस हो जाएगा। माइनस साइन अगर होता तो वो थोड़े नखरे दिखाता रेड्यूस होने के लिए, है ना। अब जितना ज्यादा न्यूमेरिकल वैल्यू उतना ज्यादा खुशीली वो तैयार होता अगर वो प्लस साइन में है, और जितना ज्यादा न्यूमेरिकल वैल्यू अगर वो नेगेटिव साइन में होता उतना ज्यादा उसके नखरे होते रेड्यूस होने के लिए, ठीक है। तो अब अगर एक चीज और मैं आपको बता दूं, यहां पर देखो
जब भी किसी एक रिएक्शन में एक कंपाउंड रेड्यूस होता है तो उसी रिएक्शन रेडॉक्स में कुछ और ऑक्सीडाइज होता है। ठीक है। अब क्योंकि ये जो रेड्यूस हो रहा है वो किसी और चीज को ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो जो रेड्यूस हो रहा है वो कंपाउंड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनता है। सिंपल सी बात है। और जो कंपाउंड ऑक्सीडाइज हो रहा है वो रिडक्शन कॉज कर रहा है ना, तो ये एक रिडक्शन एजेंट बन जाता है। काम यही है कि रेड्यूस होने वाला ऑक्सीडेज, जो ऑक्सीडाइज हो रहा है उसके लिए रेड्यूस हो रहा है, और जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो रिडक्शन के लिए ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है। अब हम देखते हैं, देखो Fe+3 और Fe+2, ये क्या है, +0.77 है इसका वैल्यू। उसी तरह अगर हम देखें I2 क्या बन रहा है, ये I माइनस बन रहा है, इसका कितना है, +0.54 है ना। उसी तरह Cu+2 क्या बन रहा है, Cu बन रहा है +0.34 का वैल्यू से। और Ag+ जो है वो Ag बन रहा है किससे, +0.80 के वैल्यू से। अब देखो यहां तो रिडक्शन हो रहा है, यहां पर भी रिडक्शन हो रहा है क्योंकि ये 0 से -1 बन रहा है, यहां पर भी रिडक्शन हो रहा है क्योंकि ये +2 से 0 बन रहा है, और यहां पर भी रिडक्शन हो रहा है। अब सारे पॉजिटिव साइन में, यानी कि सारे खुशी खुशी रेड्यूस हो जाएंगे, लेकिन सबसे ज्यादा खुश कौन होगा रेड्यूस होने के लिए, Ag+, क्योंकि उसका न्यूमेरिकली वैल्यू सबसे ज्यादा है प्लस साइन के साथ। तो इसका ऑर्डर क्या है, Ag+, फिर Ag+ के बाद आएगा Fe+3, Fe+3 के बाद जो आएगा वो आएगा I2, और फिर आएगा Cu+2। ठीक है। अब देखो ये सबसे ज्यादा तैयार है रेड्यूस होने के लिए, मतलब कि ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, क्योंकि इसको बहुत जल्दी रेड्यूस होना है, मतलब ये किसी और चीज को बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज करेगा, यानी कि ये एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यही ये क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमने तुम्हें ये ई के वैल्यू दिए है ना, और इस ई के वैल्यू को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखेंगे इसको, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। ठीक है। और इसमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, इसमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है Ag+। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो इस क्वेश्चन में आपका जो आंसर है वो है डी। ठीक है। सिमिलर सा अगर हम लॉजिक यहां पर लगाएं अगले क्वेश्चन में, थर्ड क्वेश्चन में, तो देखो थर्ड क्वेश्चन में Br2 जो है वो रेड्यूस होके बन रहा है Br-1.90 पॉजिटिव साइन के साथ। Ag बन रहा है कितने, +0.80 के साथ। सी भी देखो, मैं इसको ऑलरेडी ऑर्डर में लिख देता हूं, तो I2 बन रहा है I- +0.54 के साथ, और Cu+2 बन रहा है Cu कितना, +0.34 के साथ। वापस इन सब में रिडक्शन हो रहा है। ठीक है। अब देखो Br2 है, फिर Ag+ है, फिर I2 है, फिर Cu+2 है। ये हमने ऑर्डर पिछले वाले में ही देखा था। अब ये देखो, ये ऑक्सीडाइज करने में बहुत ज्यादा ताकतवर है, और ये रिड्यूस करने में, इस रीजन में ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रेड्यूसिंग एजेंट होगा, और ये सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा रेडी है रेड्यूस होने के लिए। और ये भैया जो हमारे Cu+2 है, ये सबसे ज्यादा सबसे कम रेडी है रेड्यूस होने के लिए, तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट बनेंगे, है ना। अब देखो, यानी कि अगर हम देखें, देखो अब ये ज्यादा स्ट्रांग है, तो अगर हम कॉपर और ब्रोमीन को ले आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कॉपर ब्रोमीन को रिड्यूस कर देगा, है ना। कॉपर ब्रोमीन को क्यों रिड्यूस कर देगा, क्योंकि कॉपर एक ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, इसीलिए सिंपल सी बात है। अब आप बोलोगे भैया, फिर आप बोलो देखो कॉपर तो आयोडीन को भी रिड्यूस करेगा और सिल्वर को भी रिड्यूस करेगा, तो इसमें तो ऑलमोस्ट हमारे सारे वो जो हैं वो हो रहे हैं, है ना। सीन ये है कि यहां पर हम वो मानेंगे जो सबसे ज्यादा फेवरेबल हो।
फेवरेबल मतलब जो हमें दिख रहा है ऑब्वियस सी बात वाली चीज है। तो ऑब्वियस सी बात क्या है कि कॉपर ब्रोमीन को होगा, क्योंकि उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस सबसे ज्यादा है ना। और किसको वो कर रहा है, वो Br2 को करेगा, Br- को नहीं करेगा। किसको करेगा, Br2 को करेगा, है ना। तो सिंपल सी बात है, इसका ऑप्शन आपका Cu विल रिड्यूस Br2 बनेगा। ठीक है। इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका है, और वो तरीका है रिएक्शन मेथड। ये रिएक्शन मेथड मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये आगे जाके आपको ये वाला मेथड ज्यादा प्रेफरेबल लगना शुरू हो जाएगा। अब बताते हैं क्यों। तो देखो, हम बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स के टर्म्स में। किसके टर्म में, ई माइनस के टर्म्स में। अब देखो, Cu अगर Br को रेड्यूस कर रहा है, हमने तो ऑप्शन पता है, Cu Br को रेड्यूस कर रहा है, तो Cu और Br के बीच में हमें क्या मिलना चाहिए, एक रिएक्शन मिलना चाहिए। अब अगर ये जो रिएक्शन मिलता है हमें, इस रिएक्शन का E माइनस जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है, तो वो रिएक्शन फीजेबल है, यानी कि वो रिएक्शन हो जाएगा। और अगर वो नेगेटिव है तो वो रिएक्शन नहीं होगा। सिंपल सी बात है। अब बोलोगे भैया रिएक्शन कैसे लिखें, तो इसको ऐसे लिख दो। देखो, Br2 Br- बनेगा, जब वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा Br- बन जाएगा। अब दो ब्रोमीन है, मतलब दो इलेक्ट्रॉन लेगा और दो Br- देगा। सिंपल सी बात है। इसका E माइनस जो वैल्यू है वो है +1.90। दूसरी बात अगर हम देखें, कॉपर से बात हो रही है दूसरा हमारा, सो कॉपर +2 जो है वो दो इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा और वो दे देगा मेरे को कॉपर। इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो है +0.34, है ना। अब इन जब ऐसे इक्वेशन आते तो सबसे ज्यादा फोकस आपका क्या होना चाहिए, रिमूविंग इलेक्ट्रॉन्स। एक बार आपको ऐसे रिएक्शन मिल जाए तो आपका सबसे ज्यादा प्राइमरी फोकस होना चाहिए ऑन रिमूविंग इलेक्ट्रॉन्स। अब रिमूविंग इलेक्ट्रॉन्स में आप क्या करोगे, या तो आप इन दोनों को उल्टा, इस रिएक्शन को उल्टा करोगे, या फिर आप इस रिएक्शन को उल्टा करोगे। अब हम देखो, ये अगर हम कॉपर को फ्लिप कर दें, इक्वेशन फ्लिप कर दें, तो क्या होगा, ये बन जाएगा Cu, ये देगा Cu+2 इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि हमने इस रिएक्शन को फ्लिप कर दिया है तो ये वाला जो है वैल्यू, इसका साइन चेंज हो जाएगा। अब इसका जो E माइनस है वो है -0.34। ब्रोमीन वाले को हम वैसे ही छोड़ देंगे। +2 इलेक्ट्रॉन्स क्या दे रहा है मेरे को, कॉपर दे रहा है, राइट। और इसका जो E माइनस वैल्यू है वो कितना आ रहा है, +1.90। अब देखो, जो दो इलेक्ट्रॉन्स है वो ऑपोजिट साइड्स में, तो वो एक दूसरे को काट देंगे। तो हमारा जो फाइनल इक्वेशन बनेगा वो बनेगा Cu+Br2 गिव्स राइज टू Cu+2 और ये बन दे देता है मेरा Br-2, राइट। सो 2 Br-। इसका आप E कैसे निकालोगे, इस E और इस E को ऐड कर दो। अब अगर आप ऐड करोगे आपको क्लियरली दिख रहा है वो पॉजिटिव है, तो ये रिएक्शन फीजेबल है। ठीक है। मैंने ये आपको इस रिएक्शन में क्यों बताया, क्योंकि ये लो, आपका अगला क्वेश्चन ही इसी चीज के ऊपर है। आपको देखना है कि इनमें रिएक्शन नॉट फीजेबल है, यानी कि इन आपको ऐसे इक्वेशंस लिखना है, और फिर वो इक्वेशंस जो आप लिखेंगे उसको आपको ये देखना है, Fe3 और I- को एक साइड ले आइएगा। ठीक है। Ag+ और Cu को रिएक्टेंट साइड में रखिए, Fe+3 और Cu को रिएक्टेंट साइड में रखिए, और Ag एंड Fe+ को एक साइड में रखिए। ठीक है। इससे क्या होगा, इससे फिर आपको ऐसे फिर से रिएक्शन फॉर्म करने और ये करेंगे। अगर मैं आपको एक करके दिखाऊं, ठीक है, हम मान लेते हैं कि मैं पहला वाला मान के करा देता हूं। ठीक है। तो हमें चाहिए Fe+3 और I- के बीच का एक रिएक्शन। ठीक है। हमें दिया क्या है, हमें ये दिया है कि Fe+3 जो है वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है और वो दे देता है Fe+2, और इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है मेरे को 0.77 विद अ पॉजिटिव सिंबल।
ठीक है, I माइनस लाना है। देखो हमें दिया है कि I2 देता है I माइनस, 2I माइनस देगा जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा। सिंपल सी बात है। अब क्योंकि ये एक सिंपल सी बात है तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे इसको रिवर्स करेंगे। हम इसको रिवर्स क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये देखो Fe+3 और I माइनस के बीच का रिएक्शन चाहिए, राइट। तो हम लिख देंगे 2I माइनस जो है वो देगा हमारा I2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, और ये जो है इसका वैल्यू ये क्या बन जाएगा, ये पॉजिटिव, ये चेंज होकर नेगेटिव बन जाएगा। तो इसका कितना बन जाएगा, -0.54। ऊपर वही रिएक्शन है, देखो Fe+3 प्लस E माइनस गिव्स राइज टू Fe+2। बात क्या याद रखनी है, बात ये याद रखनी है, अगर आप इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को कट कर रहे हो तो इलेक्ट्रॉन के कोएफिशिएंट सेम होने चाहिए। सेम होने के लिए मतलब ये पूरा रिएक्शन जो है ये वाला आपको इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की ये खासियत है कि जब आप पूरे रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी उतना वो वैल्यू चेंज नहीं होगा, उसका ई का वैल्यू चेंज नहीं होगा। तो ये तब भी क्या बना रहेगा, ये तब भी +0.77 बना रहेगा, राइट। अब देखो क्योंकि कोएफिशिएंट सेम है मैं इन्हें काट दूंगा, तो मेरा रिएक्शन क्या बना, 2Fe+3 प्लस 2I माइनस गिव्स राइज टू I2 प्लस 2Fe+2, और इन दोनों को खाली ऐड कर दो तो ग्रेटर देन 0, मतलब कि ये रिएक्शन क्या है, ये रिएक्शन है फीजिबल। अब क्योंकि ये रिएक्शन फीजिबल है तो ये होगा, मतलब फीजिबल मतलब वो रिएक्शन होगा, कुछ रुकावट नहीं होगी। इसी तरह आपको अगले सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन चेक करना है, और फिर आपको देखना है कि ये जो वैल्यू आ रही है इस रिएक्शन का, ये जो E0 माइनस वैल्यू है ये नेगेटिव किस चीज के लिए आएगा। ठीक है, इसका मैं ऑप्शन बता देता हूं, फोर्थ वाले का ऑप्शन है नंबर 4 आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 है, देख लेना एक बार सॉल्व करके, मैंने समझा दिया, इस क्वेश्चन में भी समझाया क्या करना है, पिछले क्वेश्चन में भी समझाया, मेरे को इतनी उम्मीद है कि ये आप अब खुद कर लोगे। ठीक है, अब हम आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन बोल रहा है थायोसल्फेट रिएक्ट्स डिफरेंटली विद आयोडीन एंड ब्रोमीन इन द रिएक्शंस गिवन बिलो। ओके, तो ये क्या बोल रहा है कि थायोसल्फेट जो कि है H2O3, ये हमारा क्या है, थायोसल्फेट। अब थायोसल्फेट जो है वो थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, तो वो कोई बात नहीं, वो तो हम बाद में देखेंगे कि उसका क्या इंपॉर्टेंस है एज सच। ठीक है, तो रिएक्शन क्या दिया है, देखो आयोडीन के साथ ये रिएक्शन दिया है कि 2H2O3 I2 के साथ रिएक्ट करके मेरे को देगा S4O6 प्लस 2I माइनस। ठीक है, बैलेंस रिएक्शन दिया है, वेरी गुड। ये तो हमारा आयोडीन के साथ हो गया। अब यहां देखो H2O3 2 माइनस सॉरी प्लस 2Br2 प्लस 5H2O, ये बैलेंसिंग हम बाद में सीखेंगे, ओके, क्योंकि ये आपका भी क्वेश्चन दिया तब हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे कि ये बैलेंस कैसे हो रहा है। प्लस 2Br माइनस प्लस 10H प्लस। अब बताना है हमको, देखो डुअल बिहेवियर ऑफ थायोसल्फेट में क्या है, ब्रोमीन इज अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडेंट देन आयोडीन, ब्रोमीन इज अ वीकर ऑक्सीडेंट देन आयोडीन, अंडरगोज ऑक्सीडेशन बाय ब्रोमीन एंड रिडक्शन बाय आयोडीन। ओके, तो बेसिक पहले तो हमें थायोसल्फेट पे फोकस करना है। ठीक है, थायोसल्फेट पे फोकस करते हैं। ऑक्सीजन का -3 है तो ये होगा 2x। कोएफिशिएंट का एक्चुअली फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि देखो कोएफिशिएंट इससे भी मल्टीप्लाई होगा और कोएफिशिएंट इससे भी मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो इन दी एंड जब वो इक्वल टू के दूसरे साइड जाएगा हमारा कांस्टेंट क्वांटिटी, तो वो जो कॉमन मल्टीप्लाई हो रहा है वो दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, है ना। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो ये देखो, मैं यहाँ 2 लिख दिया 2x के लिए, है ना। 2x क्यों, क्योंकि मैंने सल्फर का x माना और 2 सल्फर है, प्लस 2 इंटू 2 इंटू माइनस 3 इंटू -2 ऑक्सीडेशन नंबर है ऑक्सीजन का, 3 ऑक्सीजन एटम है और ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 0 होगा। तो देखो 4x विल बी, इसको ऐसे लिखते हैं 2 इंटू 2x विल बी इक्वल टू, अब ये देखो ये ओवरऑल एक माइनस प्रोडक्ट देगा, इस साइड आएगा प्लस हो जाएगा, राइट। 2 इंटू 3 इंटू 2, देखो ये 2 और ये 2 कट रहा है, तो इन दी एंड जो ये 2 है ये फर्क पड़ नहीं रहा इसका, और ये 2 और ये 2 कट रहा है, तो x यहाँ पर 3 है, यानी कि ये जो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर है ये +3 है। अब इस कंपाउंड में सल्फर का ऑक्सीजन होगा 4x माइनस 2 इंटू 6 मतलब 12 हो रहा है।
सही बात है, क्या मैंने सही लिखा है? 4x, और ये देखो यहाँ चार्ज दिया है, ये देखो ये चार्ज दिया है ना, ये मैंने आपको नहीं बताया, अगर ये आयन होगा तो आप ये चार्ज भी मानोगे, ठीक है? तो ये -2 हो जाएगा, राइट? ठीक है, तो ये अभी कैंसिल हो जाएगा, 3 और ये आ जाएगा +2। सिमिलरली इसको अगर आप सॉल्व करोगे, ये होगा -2, क्योंकि ये -2 दिया है यहाँ पर रिएक्शन में। तो 4x कितना होता है? 14। तो x कितना आ रहा है? x आ रहा है 4x, ये आएगा करीब 2.5 के करीब। ओके, तो यहाँ देखो जो भी ये सीन यहाँ पर ये है कि ये 2.5 3.5 के करीब आएगा, सॉरी, और ये 1.5। सीन बेसिकली मैं ये बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पर भी ये सेम ही होगा। ये कितना होगा, रुको, 2 × 2 4 और 12। ओके, सो 12 और ये इधर आ जाएगा -2 + 12 मतलब 10। 4x 10 आएगा, सॉरी, ये कितना होगा, यहाँ 4x होगा और यहाँ पर आएगा 10, क्योंकि 2 2 4, 4 3 12, इधर आएगा 10। तो x कितना आ रहा है? 2 के करीब आ रहा है, नहीं 8 होगा, तो 2 आ रहा है, और यहाँ पर फिर वो 2.5 आ रहा है। यस, तो यहाँ पर जो ये चेंज है इसका कितना आ रहा है? 2.5 आ रहा है। इसका कितना आ रहा था? 2 आ रहा था, राइट? हाँ, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, मैंने यहाँ पर जो चार्ज है ये हमने यहाँ पर इक्वल टू के लिखना है, ठीक है? हमने वहां पर 0 इसलिए लिया था क्योंकि वो एक कंपाउंड था और कंपाउंड्स में चार्जेस नहीं होते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखो 0.5% चेंज हुआ है, 0.5 का चेंज हुआ है इसमें। यहाँ देखो, ये तो वैसे भी हमें पता है ये उतना ही रहेगा, 2 ही रहेगा। ये सल्फेट का आप कैलकुलेट करो, मैंने कैलकुलेशन करना सिखा दिया है आपको, मैं अभी ये वापस नहीं करूंगा। +6 आता है, ये मैंने इतनी बार कर दिया कि मेरे को याद है कि सल्फर का +6 होता है, ठीक है? अब देखो, +2 से +6 +4 का चेंज हो रहा है, तो ब्रोमीन के साथ इसका ऑक्सीडेशन नंबर 4 गुना बढ़ रहा है, 4 टाइम्स बढ़ रहा है, 4 प्लस हो रहा है उसमें। लेकिन आयोडीन के साथ उसका ऑक्सीडेशन नंबर खाली 0.5 बढ़ रहा है। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि जो ब्रोमीन है वो एक ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है आयोडीन के कंपेयर टू। इसका सिंपल भाषा में यह मतलब है कि ब्रोमीन जो है आयोडीन से एक स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडेंट है। तो इसीलिए आपका जो 5th वाला है उसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि ऑप्शन ए जो है, ठीक है? 6th क्वेश्चन पे आते, तो ये तो एक बहुत सिंपल सा जो थियरी क्वेश्चन मैंने आपको पहले बताया था वो ये। पहला देखो, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज ऑलवेज 1, ये ट्रू नहीं है। ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन का -1 भी हो सकता है जब हाइड्रोजन एक क्या हो, मेटालिक हाइड्राइड हो, राइट? हमने देखा था NaH के जो केस में होता है तो वो -1 होता है, ठीक है? एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर्स इन अ कंपाउंड इज 0, ये तो सही बात है क्योंकि कंपाउंड में कोई चार्ज नहीं होता, कंपाउंड इज नो चार्ज। अब क्योंकि कंपाउंड में कोई चार्ज नहीं होता है तो हमेशा उसका जो नंबर होता है वो 0 होता है। एन एलिमेंट इज फ्री और इन कंबाइंड स्टेट बेयर्स एन ऑक्सीडेशन नंबर 0, करेक्ट? हमने देखा था H2 में 0 होता है एलिमेंटल स्टेट में, Cu में 0 होता है, O2 में भी 0 होता है, फ्लोरीन का हमेशा -1 रहता है, ये भी करेक्ट प्रॉपर्टी है। तो इसमें नॉट करेक्ट वाला कौन सा है? आपका ऑप्शन ए, जो कि है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ठीक है? अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमें ये बोल रहा है कि हमें दिया है कंपाउंड और इसमें हमें पूछ रहा है एलिमेंट एग्जिबिट्स 2 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो हमें वो कंपाउंड देखना है। देखो, एक शॉर्टकट तो अगर आप सीधा सीधा दिमाग लगा, अगर एक ही कंपाउंड में 2 वो सेम टाइप के मॉलिक्यूल है तो चांसेस हैं, ठीक है? एक सिंपल सी बात ये है। तो मैं इसी तरह ना ऑप्शन नंबर 1 को रूल आउट कर रहा हूं। बचा हमारा ऑप्शन बी, सी और डी, ठीक है? बी, सी और डी में भी अगर आप देखो तो ये क्या होगा, 2x है ना, प्लस अगर मैं ये एक तरीका देखता हूँ, ये हम डिस्कस करते हैं, ये एनसीईआरटी में भी हमें दिया गया है आपके क्लास पेज के एंड में, जो कि है हमारा, उनने पैराडॉक्स से डिफाइन कर रखा है। छोटी सी बात है, हम ये समझाते हैं इसमें सीन क्या हो रहा है बेसिकली, ठीक है? अब देखो, अब अगर मैं मान लू हमारा NH4O3, ठीक है? NH4O3, सॉरी, NH4NO3 दिया है वो,
तो अब NH4NO3 का आप बोलोगे, मैं अगर बोलूंगा देखो नाइट्रोजन का तुम निकालो, तो आप बोलोगे भैया यार ये तो बहुत ही ईजी है, नाइट्रोजन कर दो 2 × X क्योंकि 2 नाइट्रोजन है, और 1 × 4 कर दो, और यहाँ पर हम 3 × -2 कर देंगे, कंपाउंड है तो वो 0 हो जाएगा, और हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो फिर आप बोल, ये तो बहुत ही सिंपल सी चीज बता दी आपने, है ना। अब यहाँ देखो, यहाँ पर थोड़ी गलती हो जाती है। यहाँ पर गलती क्या होती है कि ये जो NH4NO3 है ना, ये एक स्टेबल कंपाउंड नहीं है। ये स्टेबल कंपाउंड क्यों नहीं है? क्योंकि ये बना है दो आयोन्स के इस मिलावट से। किस आयोन्स? NH4+ और NO3-। क्योंकि ये दोनों आयन साथ में आके ये कंपाउंड बना रहे हैं, इंडिविजुअली ये एक अलग नंबर देगा, ये एक अलग नंबर देगा, ठीक है। N2H4 एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर बोल सकते हो, जो NH है, NH2 है, NH2 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 बहुत सारे एक साथ आके N2H4 टाइप बना रहे हैं, है ना। क्योंकि ये दो अलग छोटे छोटे टुकड़ों से बनाए, ठीक है। आप ऐसे देखो, NH4NO3 जो है ये छोटे छोटे टुकड़ों से बना है, और ये जो टुकड़े हैं वो है NH4+ और NO3-। अब यहां पर हमारा अगर दोनों का सेम आ गया तो वेरी गुड, लेकिन ये सेम आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा? देखो, ये मान लो X+4 = +1, तो X का -3 आ रहा है, तो इधर N दूसरे कलर से दिखा देते हैं, इसमें +-3 आ रहा है इसका नंबर, राइट। अगर ये वाला देखें तो इधर क्या हो रहा है? X माइनस माइनस मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि वो -2 × 3 होगा =-X +5। तो इस नाइट्रोजन का क्या आ रहा है? +5 आ रहा है, राइट। तो क्या बोल रहे हैं हम, जो हमारा NH4NO3 है उसमें इस वाले नाइट्रोजन H4 वाले नाइट्रोजन का -3 है ऑक्सीडेशन नंबर, और जो NO3 वाले नाइट्रोजन का N है उसमें +5 है हमारा ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि NH4NO3 जो है वो दो आयन से बना है, इसीलिए वो डिसोसिएट हो सकता है, इसीलिए दोनों आयन्स में नाइट्रोजन है, ये इसीलिए नाइट्रोजन का दो अलग अलग नंबर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है विच अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर ऑक्सीडेशन नंबर, यानी कि Cr क्रोमियम, क्लोरीन, मैंगनीज, ये 3 एलिमेंट्स हैं, और आपको चारों चारों ये जो आयोन्स दिए हैं या आयोन्स दिए हैं, ये चारों आयोन्स को यूज करके आपको क्रोमियम, क्लोरीन और मैंगनीज के ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना तो आपने अभी तक सीख ही लिया होगा, है ना। ऑक्सीडेशन नंबर आपको इनका निकालना है, और एक बार आपने ऑक्सीडेशन नंबर इनका निकाल दिया तो फिर आप इनको अरेंज करोगे एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में, है ना। और अगर मैं आपको बता दो, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका जो है आपका CrO2- आएगा सबसे पहले, इसको थोड़ा ऊपर करके लिख देता हूं मैं। तो सबसे पहले आपका आएगा CrO2-, ठीक है। फिर आपका आएगा ClO3-, फिर आपका आएगा CrO4 2-, और इसमें आएगा आपका MnO4-। उप्स, सॉरी, इसमें क्या आएगा आपका? इसमें आएगा आपका MnO4-। ऑक्सीडेशन नंबर बता देता हूं, Mn का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो आपको आ रहा है +7। CrO4 में Cr का जो ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है वो आ रहा है यहाँ पर +6। ClO3 में क्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो आ रहा है +5, है ना। और CrO2- में जो Cr का ऑक्सीडेशन नंबर है वो हमारा आ रहा है +3। तो +3 +5 +6 +7 ये वाला आपका ऑर्डर है, जो कि है आपका ऑप्शन ए। सिंपल, वेरी गुड। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 इज टेलिंग कि द लार्जेस्ट ऑक्सीडेशन नंबर एग्जिबिटेड बाय एन एलिमेंट डिपेंड्स ऑन इट्स आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। Which of the following outer electronic configuration has the highest oxidation phenomenon types बोल रहा है। देखो, ऑक्सीडेशन नंबर
जनरली जो है हमारा, अगर ट्रांजिशन मेटल्स हम कंसिडर करें, क्यों मेरे को कैसे पता ये ट्रांजिशन मेटल्स है, क्योंकि इनके देखो एस ऑर्बिटल्स और डी ऑर्बिटल्स हैं। डी ऑर्बिटल्स या तो हाफ फिल्ड है या तो एस ऑर्बिटल्स फुल फिल्ड है। और ये कहाँ दिखता है, ये हमें दिखता है ट्रांजिशन मेटल्स में, ठीक है। जनरली क्या होता है ट्रांजिशन एल्मोस में, ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो होता है n-1, जो आपका पेन अल्टीमेट है, डी इलेक्ट्रॉन्स प्लस ns, है ना। अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो ये दोनों का सम आपको जो एक हाईएस्ट नंबर देगा, पॉसिबल नंबर। अब अगर हम देखें हाईएस्ट कहाँ होगा, देखो ऑप्शन नंबर डी पे होगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि ऑप्शन डी में जो है हमारे 3D में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो टोटल 7 है। अब वो 7 इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है अपना 7 इलेक्ट्रॉन्स, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि जो ये है हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर है वो है 7, जो कि है 3d5 4s2 में। ओके, अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पे। आई होप क्वेश्चन नंबर 9 आपको समझ में आ गया हो। अगर नहीं समझ आया उसका एक क्विक रिकैप ये है, ट्रांजिशन मेटल्स के ये आपको हम वो दिया है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कैसे पता मेरे को, देखो या तो उसका एस ऑर्बिटल पूरा फिल्ड है या तो उसका डी ऑर्बिटल पूरा फिल्ड, हाफ फिल्ड है ना। हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी वाइज ये ट्रांजिशन मेटल्स ही करते हैं ऐसा। अब ट्रांजिशन मेटल में हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर होता है कितने इलेक्ट्रॉन्स डी ऑर्बिटल में और कितने इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में। अगर स्पेसिफिक होना है n-1 डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और ns ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो अगर सबसे ज्यादा जिसका है वही है लार्जेस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर। तो क्लियरली वो फोर्थ ऑप्शन के लिए सबसे ज्यादा है, तो इसीलिए फोर्थ ऑप्शन हमारा सबसे ज्यादा लार्जेस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर दिखाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है आइडेंटिफाई द डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन। तो अब डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन क्या होता है? डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जहां एक ही कंपाउंड रेड्यूस भी होता है और एक ही एलिमेंट रेड्यूस होता है और वही एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी होता है। समझाता हूं, ठीक है। अगर हम ये फोर्थ वाला ले लें, ठीक है, फोर्थ वाले में देख लो NO2 है, वो ले रहा है OH माइनस, दे रहा है वो NO2 माइनस प्लस NO3 माइनस प्लस H2O, ठीक है। इसको थोड़ा जूम आउट कर दूं मैं, हाँ, तो ये रहा पूरा रिएक्शन एक ही स्क्रीन के अंदर। अब यहां पर अगर मैं बोलूंगा कि मेरे को N का बताओ, तो आप बोल दोगे हाँ भैया ये तो बहुत सिंपल है, यहाँ पर N का है +4 और यहाँ पर हमारा जो O है वो -2 में रहेगा, यहाँ पर हमारा ये वाला जो O है ये -2 में रहेगा और ये जो H है ये +1 में रहेगा। मैं बोलूंगा वेरी गुड, अब रिएक्शन साइड में, प्रोडक्ट साइड में बताओ, तो यहाँ बोलोगे ये वाला जो भैया ये +3 होगा, इस ऑक्सीजन का -2 होगा, NO3 का हमने देखा था +5 हो रहा है और यहाँ पर हमने देखा ये तो -2 है। वाटर का भी छोड़ देते हैं क्योंकि हमारा जो मेन था वो N के साथ था, लेकिन अगर आपको वाटर का भी पता करना है तो भैया ये आपका जो ऑक्सीजन है इसका -2 है और ये आपका हाइड्रोजन का +1 है। अब गौर से बात को, अब गौर से बात पे ध्यान देना। बात पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर देखो रिएक्टेंट साइड में नाइट्रोजन +4 था, है ना। अब वो प्रोडक्ट साइड में आया, वो +3 भी हुआ और वो +5 भी हुआ है, यानी कि उसी नाइट्रोजन का रिडक्शन भी हुआ है और उसी नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन भी हुआ है, राइट। नाइट्रोजन का ही रिडक्शन हुआ है, नाइट्रोजन का ही ऑक्सीडेशन हुआ है। ऐसे रिएक्शन जिसमें एक ही कंपाउंड रिड्यूस भी हो, एक ही एलिमेंट रिड्यूस भी हो रहा है, एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, ऐसे कंपाउंड्स को हम बोल देते हैं, ऐसे रिएक्शंस को हम बोल देते हैं डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन। डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर का ही खेल है। अब वैसे तो आपके 10th वाले का आंसर ही ऑप्शन नंबर 4 था, यानी कि आपका डी था, लेकिन मैं आपको ये जरूर सजेस्ट करूंगा कि आप 3, 2 और 1 वाले जो ऑप्शंस हैं इसके साथ भी आप एक बार देख लीजिए, ठीक है।
इसमें भी आप देखोगे, इसमें ऐसा कोई आपको एलिमेंट मिलेगा नहीं जो रिड्यूस भी हो रहा है, ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, और खाली इसी रिएक्शन में मिल रहा था। और मेरे को एक एग्जांपल रिएक्शन से आपको समझाना था कि इसमें डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन क्या होता है, तो मैंने सीधे आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वही उठा दिया था। ठीक है, अब देखो 11th वाला क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट शो डिसप्रपोर्शनेशन टेंडेंसी। डिसप्रपोर्शनेशन टेंडेंसी मतलब कि ये जो इनका ये अंदर का वो कीड़ा है कि मेरे को डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन दिखाना है, किसमें नहीं है। अब देखो डिसप्रपोर्शनेट मतलब क्या हो रहा है, वो इलेक्ट्रॉन, वही एलिमेंट जो है वो हमारा रेड्यूस भी हो रहा है और वही एलिमेंट हमारा ऑक्सीडाइज भी हो रहा है। यानी कि दो चीजें इधर से पता चल रही हैं, क्या उस एलिमेंट के पास वो या तो अपना इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकता है वो एलिमेंट, या तो वो एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, या तो वो एक्सेप्ट करे या तो वो डोनेट कर सकता है, मतलब दोनों चीजें पॉसिबल हैं। यानी कि अगर उसे एक्सेप्ट करना है तो चांस है कि उसमें क्या होगा, उसमें बचे रहेंगे एम्प्टी ऑर्बिटल्स, और अगर डोनेट करना है तो डोनेट कर दे, वो तो सिंपल बात है। लेकिन अगर एक्सेप्ट कर रहे हैं तो एम्प्टी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होने चाहिए। और अगर हमें आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर याद है तो ऑप्शन 11 जो है आपका वन ऑप्शन, सॉरी क्वेश्चन 11 में आपका क्लोरीन जो ऑप्शन ए है, ब्रोमीन जो ऑप्शन बी है, और आयोडीन जो ऑप्शन डी है, इन तीनों में हमारे पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल्स होते हैं, है ना। तो वो उसमें भी होता है, लेकिन फ्लोरीन के केस में वो नहीं होता है। एक और रीजन आपको एक्सप्लेन करने के लिए या वो बताने के लिए ये है कि हमेशा फ्लोरीन हमेशा -1 ही दिखाता है ना। तो वो मतलब वो -1 ही होगा और कुछ नहीं हो सकता फ्लोरीन का, तो वो या वो खाली रेड्यूस होगा, ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा। इसीलिए फ्लोरीन में जो है वो आपका डिस्प्रपोर्शनेट जो रिएक्शन है वो नहीं दिखाता है आपका फ्लोरीन। ओके, वेरी सिंपल। ठीक है, अब आते हैं हम हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। ठीक है, अब देखो ये पूरा जो है ज्यादातर है ऑक्सीडेशन नंबर का खेल ही है। तो यहां पर मैं आपसे जल्दी जल्दी थोड़ा ये रिएक्शंस मैं लिख दूंगा, क्योंकि मैंने यहां पर आपको ऑक्सीडेशन नंबर का जो फंडा है वो क्लियरली मैंने वहां समझा दिया था आपके सिंगल चॉइस क्वेश्चन में। ठीक है, टाइप 1 के क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहां पर से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा 12th वाला, इसका आएगा -2। इसी साथ क्लोरीन का पोटेशियम का +1, क्लोरीन का -1, ये O2 एलिमेंटल स्टेट में, तो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर होगा 0। राइट, अब क्लियरली आपको इसमें ये दिख रहा है पोटेशियम इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन। क्या पोटेशियम इसमें ऑक्सीडेशन अंडरगो कर रहा है? तो इसका ये है कि नहीं, ये +1 है, यहां पर भी +1 है, तो पोटेशियम जो है वो ऑक्सीडेशन अंडरगो नहीं कर रहा है। सबसे पहले तो क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, यानी कि पहला वाला तो ट्रू नहीं है। इस क्लोरीन अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, नहीं, उसका भी ऑक्सीडेशन नंबर सेम ही है, तो वो कुछ नहीं हो रहा है। ऑक्सीजन इज रेड्यूस्ड, क्या आपका ऑक्सीजन रेड्यूस हुआ है? देखो -2 से ये 0 बना है, यानी कि वो पॉजिटिव डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। हमने पढ़ा था पॉजिटिव डायरेक्शन में जब भी वो चेंज होता है तो वो क्या होता है, वो होता है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन नहीं होता है, ऑक्सीडाइज हो गया है हमारा ऑक्सीजन। नन ऑफ दी स्पीसीज आर अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, ये तो गलत बात है, क्योंकि हमारा जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीडेशन तो किया है। तो 12th वाले क्वेश्चन में आपका ऑप्शन A B C D तीनों के तीनों, सॉरी चारों के चारों गलत ऑप्शंस हैं। इसीलिए इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ABCD। ठीक है, अब मेरे को लग रहा है आप अगला रिएक्शन भी कर सकते हो, हम जल्दी से ये डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, एक बार आप पॉज करो इधर वीडियो और फिर आप देखो, रिकॉर्डेड क्लास है तो पॉज करो फिर देखो। ठीक है, अब यहाँ ये करते हैं Zn + 2HCl gives rise to ZnCl2 + H2। ऑक्सीडेशन नंबर लिखे तो Zn का 0 है, H का +1 -1, यहाँ पर इसका +2 है, यहाँ इसका -1 है, यहाँ इसका 0 है, तो जिंक ऑक्सीडाइज हुआ है, मेरे को ये दिख रहा है। क्लोरीन में कोई चेंज नहीं हुआ है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन रेड्यूस हो गया है। ओके, जिंक इज एक्टिंग एज एन ऑक्सीडेंट, ऑक्सीडेंट मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम हुआ है। जिंक खुद ऑक्सीडाइज हुआ है तो वो
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम नहीं होता है, ऐसा याद रखो। देखो, जो ऑक्सीडाइज हो रहा है, जो ऑक्सीडेशन अंडरगो करता है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट है, और जो रिडक्शन अंडरगो करता है वो क्या है, वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सिंपल सी बात है। तो जिंक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है? नहीं। क्लोरीन रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है? नहीं। हाइड्रोजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है? हाँ, क्योंकि हाइड्रोजन रिड्यूस हुआ है। जिंक रिडक्टेंट यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है? हाँ, क्योंकि जिंक ऑक्सीडाइज हुआ है। तो आपका 13th वाले का जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4, यानी कि सी और डी। सिंपल सी बात। अब the exhibition of various oxidation states by an L is related to the outer electronic. Which of the following atoms having which of the atoms having which of the following outermost electronic will exhibit more than one oxidation state? ठीक है, अब हम बात करते हैं मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे होगा। मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट तब होगा जब उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो। सिंपल सी बात है। ऑक्सीडेशन स्टेट उसका कैसे बदलेगा, या तो इलेक्ट्रॉन देने से या तो इलेक्ट्रॉन लेने से। इलेक्ट्रॉन देने और लेने, एक से ज्यादा अगर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और तभी अगर लेना देना एक या एक से ज्यादा बार हो सकता है ना। अब तो सिंपल सी बात यह है कि इसमें आपको देखना है कि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स में किसका एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, वो आपका ऑप्शन है। तो क्लियरली ये आपको दिख रहा है, ये आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी जो है ये आपके करेक्ट आंसर्स हैं। और ये आपके करेक्ट आंसर्स क्यों है, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में हम क्लियरली देख सकते हैं कि एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है। एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है मतलब ज्यादा पॉसिबिलिटी है लेन देन करने की। सिंपल सी बात है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 लिटरली आपका क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 का ये जो कॉपी है वही है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का खेल है पूरा, उसके बाद तो कॉमन सेंस वाली लॉजिक है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में बात करते हैं। तो यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब यहां पर आ जाता है थोड़ा सा आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बेसिकली क्या होता है, एक बीकर होता है, मतलब टेढ़ा बीकर नहीं होता है, बीकर होता है। बीकर में होता है आपका कोई सोल्यूशन, कोई सा भी रैंडम सोल्यूशन हो सकता है, लेकिन ये क्या है, एक सोल्यूशन है। ओके, ये है एक सोल्यूशन। अब इसमें आ जाते हैं दो डंडे, मतलब मेटालिक डंडे, जो एक स्ट्रेट होते हैं, ऐसे गंदे गंदा वो नहीं होता है। ठीक है, इसको मैं ऐसे बना देता हूं, कलर नहीं कर रहा मैं। दो डंडे आ जाते हैं, ठीक है। दो डंडे, दो डंडों में से एक डंडा जो है वो होता है इसका एनोड, और एक होता है इसका कैथोड। ठीक है, ये रहा, ऐसा होता है। अब कलर वाइज के लिए मैं बोल रहा हूं, आप अभी पर्पल वाले को कैथोड मान लो और आप अपने ब्लैक वाले को एनोड मान लो। ठीक है, अब क्या होगा, सोल्यूशन से इलेक्ट्रॉन जाएगा कैथोड पे या एनोड पे। बेसिकली आपका ये पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इसी चक्कर में है कि कौन किधर जाएगा और कितना जाएगा। हम लेकिन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर नहीं घुस रहे हैं, ठीक है। हम ये देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से एक चीज हमने गौर करी है, जो कि हम ऐसे लिख सकते हैं, एन ऑक्स रेड कैट। ये दो वर्ड्स आपको याद रखने हैं, एनॉक्स रेड कैट। इससे क्या बताता है, इससे ये बता रहा है कि ये जो एनोड पे है, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है। अब वो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोड्स विल एक्ट एज एनोड्स। एनोड्स एक्ट करने के लिए उन वहां मतलब उनको ऑक्सीडाइज करना है अपने आप को। ठीक है, तो अभी सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो आपको ये करनी है कि आपको देखना है ई माइनस के वैल्यूज।
प्रेफरेबली अगर सारे पॉजिटिव रखें तो सिंपल बात है, सारे पॉजिटिव कैसे रखोगे, उल्टा कर दो। तो यहां पर वो बोल रहा है एल प्लस 3 दे रहा है और उसका ई माइनस वैल्यू होता है 1.66 नेगेटिव सिंबल के साथ, सॉरी 1.66 होता है नेगेटिव सिंबल के साथ। इसको उल्टा कर दो तो हम ये कर देंगे एल प्लस 3, एल दे रहा है, इसका ई माइनस है प्लस 1.66, यानी कि प्लस 3 से 0 होना इसको ज्यादा अच्छा लगता है 0 से प्लस 3 होने की वजह। ठीक है, सिमिलरली मैं एफ ई का उल्टा कर रहा हूं, एफ ई प्लस 2 सीधे एफ ई बन रहा है, इसका ई माइनस वैल्यू है प्लस 0.44। उसी तरह सी यू प्लस 2 बन रहा है, ई वैल्यू उसका क्या है, ई माइनस वैल्यू उसका है 0.34 पॉजिटिव साइन के साथ। और F2 बेसिकली 2F माइनस बन रहा है, यानी कि उसका जो ई माइनस वैल्यू है वो प्लस 2.87 बन रहा है, राइट। अब यहां पर ये गौर देना, ठीक है, गौर देना इस वाली बात पे कि जो हमारा एनोड है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होना चाहिए, है ना। एनोड पे अगर ऑक्सीडेशन होगा मतलब एनोड रेड्यूस हो रहा है, सिंपल सी बात है। जब भी कुछ ऑक्सीडेशन कराता है कहीं पर, जहां पर ऑक्सीडेशन होता है वहां कुछ रेड्यूस होगा, उस रिडक्शन की वजह से ही ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। सिंपल सी बात है, ये हमने ऊपर भी देखा था। तो फिर अगर हम देखें हमारा एल प्लस 3 जो है वो रेड्यूस होने का ज्यादा उसको टेंडेंसी है, उसी तरह हमारा जो एफ ई प्लस है, एफ ई प्लस 2 है, वो एफ ई बनने का उसको ज्यादा उतावला हो रहा है वो। ये देखो C0 से ये प्लस 2 हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, ये प्लस 0.34, यानी कि ये ऑक्सीडाइज होना चाहता है। लेकिन एनोड पे हम उसको रखेंगे जो खुद रेड्यूस होना चाहता है ताकि एनोड पे ऑक्सीडेशन हो। फोर्थ वाला में आप बोलोगे भैया यहां पर भी तो रिडक्शन हो रहा है, लेकिन यहां पर आप उसके स्टेट पे गौर करो, ये गैस स्टेट पे था, ये एक्वा स्टेट पे था, ऐसा नहीं होना है ना। वो तो एक सॉलिड ऐसे डिप हो रहा है सोल्यूशन के अंदर, है ना, क्योंकि वो एक सॉलिड ऐसे एसिड सोल्यूशन के अंदर डिप हो रहा है, इसीलिए हम ये बोल रहे हैं कि ये नहीं हो सकता है क्योंकि ये गैस फॉर्म में है फ्लोरीन हमारा F2। तो कायदे से हमारा जो 16th वाला है वो आपका ऑप्शन ए एंड बी करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि आपका जो Al प्लस 3 जो Al बना रहा है और आपका जो Fe प्लस 2 Fe बना रहा है, ये दो एनोड के सूटेबल चीजें हैं क्योंकि यहाँ पर ये रेड्यूस हो रहे हैं, और क्योंकि ये रेड्यूस हो रहे हैं एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, जो कि हमें किसने सिखाया था, एनॉक्स रेड कैट वाले भैया ने हमें ये सिखाया था कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है और रिडक्शन कैथोड पे ही होता है। ठीक है, ओके। तो इसी के साथ हमने आपके जो चॉइस वाले क्वेश्चंस है, एमसीक्यूज वाले क्वेश्चंस है, वो सारे खत्म कर दिए, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 तक था। अगले वाले में हम ये थोड़े आगे के क्वेश्चन देखेंगे जिसमें ज्यादातर मैं ध्यान 26 क्वेश्चन पे रखूंगा क्योंकि ये बैलेंसिंग के ऊपर है। ठीक है, बाकी तो अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालने पे कोई क्वेश्चन आया है ना तो वो मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि मैंने आज का ऑलमोस्ट पूरा लेक्चर हमारा ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में ही गया है। अगर मैं ये देखो कि उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, और अगर हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ गया, यानी कि जो वो ई माइनस वाला लफड़ा है वो आया, तो मैं वो भी स्किप कर दूंगा, क्योंकि मैं होप कर रहा हूं वो आपको इस आज के लेक्चर में अच्छे से समझ में आ गया हो। अगला लेक्चर में हम एक बार इस पे ब्रश अप करेंगे और फिर हम आगे आपका शॉर्ट आंसर टाइप से स्टार्ट करेंगे, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 17 से है। ठीक है एवरीबॉडी, तो आई होप आप सभी का आगे का दिन अच्छा जाए एंड थैंक यू।